नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 3। देखिए हमारा चैप्टर नंबर 3 है, इसका नाम है धातु एवं अधातु। तो पार्ट के नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम इसमें धातु और अधातु के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें आपको धातु के बारे में ही बताते हैं कि आखिरकार धातु क्या होता है। देखिए ये चैप्टर आपने 9th में भी पढ़ा होगा, धातु के बारे में 9th में भी काफ़ी चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं। फिलहाल हम इसे सीखते हैं, देखिए ध्यान से। तो हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि वे तत्व जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी वे तत्व जिनमें क्या पाए जाए, मुक्त इलेक्ट्रॉन, अभी बाद में और समझा देंगे, और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन को क्या हो, त्यागने की प्रवृत्ति हो, जिनमें चमक पाई जाती है, चमक भी मौजूद होती है प्रत्येक धातु के अंदर, और जो हथौड़े से पीटने पर टूटते नहीं हैं। तो हथौड़े से पीटने पर ना टूटने की जो गुण होता है उसको बोलते हैं आघात वर्ध्यता। जैसे हथौड़े से पीटेंगे तो वो टूटेगा, जबकि क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। एक और, जिनमें से होकर विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित की जा सकती है या हो जाती है, यानी धातु जितनी भी होती हैं उन सब में होकर क्या हो जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो ये आप किसी भी रूप में इस डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक साथ कंबाइन करके डेफिनेशन देखोगे तो बनेगी, वे तत्व जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिनमें चमक पाई जाती है, जो हथौड़े से पीटने पर टूटते नहीं हैं, और जिनमें से होकर विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित हो जाती है, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। यानी वो सभी तत्व क्या कहलाएंगे, धातु, जो इन गुणों को पूरा करेंगे। अब देख लीजिए इसके उदाहरण। जैसे सबसे पहला हमने उदाहरण देख लिया लोहा, तो इसका फॉर्मूला होता है Fe। दूसरा है एल्यूमिनियम यानी Al, और तीसरा है कॉपर यानी Cu, और चौथा है चांदी अर्थात Ag, और पांचवा है हमारा सोना अर्थात Au। तो देखिए इन सभी के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सभी के अंदर होकर क्या हो जाएगी, विद्युत धारा भी प्रवाहित हो जाएगी, और सब में क्या पाई जाती है, चमक, और हथौड़े से पीटने पर कोई टूटेगा नहीं, जबकि क्या हो जाएंगे, ये फैल जाएंगे। तो ये हमने जान लिया धातु के बारे में। अब देखिए, अब हम जानते हैं अधातु के बारे में। तो सबसे पहले इसकी भी परिभाषा जान लेते हैं, यानी वे तत्व जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। सबसे पहली बात, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, जो जो चीज हमने धातु में कंसीडर करी थी ना, ठीक उसका अपोजिट होता है किसमें, अधातु में। तो देखिए वे तत्व जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, ठीक। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। आपने धातु में सुना होगा, तो धातु में हमने लिखा था कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, और अब हम क्या बोल रहे हैं, ग्रहण, सब कुछ पलट देना है हमें, ठीक है। जिनमें चमक नहीं पाई जाती है, मोस्टली अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, जो हथौड़े से पीटने पर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ध्यान रखने वाली बात है। इसके उदाहरण देख लीजिए। सबसे पहले जैसे है कार्बन, ठीक है, ये भी क्या है, हमारी अधातु। नंबर 2 फास्फोरस, ये भी क्या है, एक अधातु। सल्फर अधातु, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वे तत्व जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, और जिनमें चमक नहीं पाई जाती है, और जो हथौड़े से पीटने पर टूटते नहीं हैं, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, वो सभी क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। देखिए जितनी भी धातु हैं उन सब में बड़े आराम से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। उसके पीछे कारण है, क्योंकि अधातु जो होते, धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, और अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। आपने भी देखा होगा, जितने भी घरों में बिजली के तार वगैरह बनते हैं वो काय के बनते हैं, जनरली तार कॉपर के बनाए जाते हैं, ठीक है। इस कॉपर को हिंदी में बोलते हैं तांबा, इसीलिए उसमें बड़े आराम से बिजली बह जाती है। या जो सस्ते वाले वायर होते हैं वो काय के बनते हैं, एल्यूमिनियम के, उसमें होकर बिजली क्या हो जाती है, आराम से बह जाती है। लेकिन अधातु में होकर बिजली नहीं बहती। तो ये हमने जान लिया अधातु के बारे में। देखिए अब हम सीखते हैं धातुओं के भौतिक गुण। अब तक हमने धातु के बारे में जान लिया और अधातु के बारे में जान लिया। अब हम सीखेंगे धातुओं के भौतिक गुण। देखिए यहाँ से प्रतिवर्ष एक क्वेश्चन अवश्य बनता है, और मैं आपको समझाते चलूंगा। बहुत ध्यान से देखें पूरी वीडियो को, तो आपके अवश्य समझ में आएगा। देखिए
तो सबसे पहले हम देखिए चमक की बात करते हैं। तो जितनी भी धातुएं हैं उन सबके अंदर एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। तो ये पहला गुण हो गया कि धातुओं के अंदर एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। मोस्टली धातु जितनी भी है सब में विशेष प्रकार की चमक पाई जाएगी। अगला गुण है कठोरता, यानी जितनी भी हमारी धातुएं हैं, चाहे वो सोना है, लोहा है, चांदी है, एल्यूमिनियम, कॉपर, मोस्टली सभी क्या होते हैं, कठोर होते हैं। कठोर का मतलब ये नहीं है कि आप उसे हाथ से तोड़ लें या जरा सा नॉर्मल रूप से किसी प्रकार से उसको तोड़ लेंगे, अलग कर लेंगे, मतलब वो मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, जैसे कोई मान के चलिए लकड़ी पड़ी है, लकड़ी को आप यूं ही तोड़ दोगे बड़े आराम से तो वो कठोर नहीं है। जबकि वहीं अगर लोहे की छड़ पड़ी है तो आपको तोड़ने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, बहुत जोर लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि जितनी भी धातुएं वो क्या होती हैं, सब कठोर होती हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो जितनी भी धातुएं हैं, तो धातु क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग देती हैं। यानी धातुओं की बाहरी कक्षा में मोस्टली इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, त्यागने के लिए उत्सुक रहते हैं। वो मैं कभी आगे डिस्कस करूंगा तो मैं बताऊंगा आपको। तो धातु जो होते हैं सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्योंकि इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से ही धातुओं के अंदर क्या हो जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, अदरवाइज विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। चौथी बात, अवस्था, यानी धातु कौन सी अवस्था में हमें मिलती है। तो ज्यादातर धातु हमें ठोस अवस्था में प्राप्त होती है। कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। केवल एक धातु है जिसका नाम है पारा या मरकरी, जो कैसी अवस्था में मिलेगा आपको, द्रव अवस्था में। आपने पारा देखा होगा, डॉक्टर्स जिससे हमारा थर्मामीटर नापते हैं उसमें भी आपने पारा देखा होगा, या जो ब्लड प्रेशर नापने की मशीन होती है उसमें भी आपने पारा देखा होगा। तो यहाँ से सवाल आता है, कई बार विकल्प में सवाल पूछा गया कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा, इसको मरकरी या Hg इसका सूत्र होता है। ठीक है, बाकी सभी धातुएं ज्यादातर कौन सी अवस्था मिलेंगी आपको, ठोस अवस्था मिलेंगी। तो यहाँ से हमने अवस्था के बारे में जान लिया। अब देखिए एक टॉपिक और है, अघात वर्ध्यता। अब ये क्या चीज है, यानी किसी भी धातु, अगर कोई तत्व धातु है और उसको हम किसी चीज से पीटे, मान लो हथौड़े से पीटे, तो वो टूटेगा नहीं, जबकि टूट के क्या हो जाएगा, टूटने की बजाय पतले रूप में, चादर के रूप में बन जाएगा। जैसे देखिए कहा जाता है कि सबसे पतली जो परत होती है वो सोने की बनाई जा सकती है। किसकी, सोने की। तो अघात वर्ध्यता का मतलब है कि किसी भी चीज से हथौड़े वगैरह से पीटने के बाद वो चीज टूटे ना, टूटने की बजाय क्या हो जाए, फैल जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अघात वर्ध्यता। तो ये भी गुण किसके अंदर पाया जाता है, धातुओं के अंदर पाया जाता है। दूसरा गुण है इसका तन्यता। तन्यता का मतलब है धातुओं को हम पतले पतले तार के रूप में भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए यहां तक कहा जाता है कि 1 ग्राम सोने के अंदर से ना आप लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। अब आप सोच के देखिए, इतना पतला वायर बन सकता है किससे, सोने की धातु से। अरे आपने कॉपर के वायर भी देखे होंगे अपने घरों में, जो वायरिंग लगती है उसके अंदर कितने पतले पतले तार रहते हैं। तो यानी धातुओं में कौन सा भी गुण पाया जाता है, तन्यता। देखिए 1-2 बार क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि तन्यता क्या है, तो आप बता सकते हैं कि किसी भी धातु को एक पतले तार के रूप में बना देना क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। ठीक है, अगली बात, विद्युत के चालक, यानी जितनी भी धातु होती हैं उन सब में होके विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। चालक का मतलब है कि जिसमें विद्युत धारा क्या हो जाए, प्रभावित। और हम बोले अचालक, तो इसका मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है किसमें, धातु में होके। तभी तो बताते हैं कि जो तार वगैरह बनते हैं वो काय के बनते हैं, धातु के ही बनते हैं, चाहे कॉपर के बनते हैं या एल्यूमिनियम के ज्यादातर वायर। तो समझ गए, विद्युत धारा क्या हो जाती है, प्रभावित किसमें, धातुओं में होके। अगला गुण है ऊष्मा के चालक, यानी जिस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसमें, धातुओं में, उसी प्रकार से ऊष्मा भी ट्रांसफर होती है किसमें, धातुओं में। देखिए मैं समझाऊं कैसे। जैसे मान के चलिए ये मेरे पास कोई लोहे की छड़ है और मैं इसको यहाँ पे गर्म करना स्टार्ट करूं,
तो आप देखोगे समय के साथ साथ पहले ये यहाँ पे गर्म होना शुरू होगा इतने हिस्से में जहाँ ये आग चल रही है, फिर धीमे धीमे वो जो ऊष्मा है वो आगे को बढ़ती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरी छड़ क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब है जिस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है धातु में होकर, उसी प्रकार से ऊष्मा भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गर्म होकर क्या हो जाती है, ट्रांसफर होकर पहुंच जाती है। तो इसको बोलते हैं हम ऊष्मा का अभिचालक। तो धातु जो होती हैं, फिर दोबारा देख लीजिए, उनमें चमक भी पाई जाती है। धातु कठोर होती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं, उनकी अवस्था क्या होती है, ठोस होती है। केवल एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है और अघातवर्धिता होती हैं। अघातवर्धिता का मतलब है कि हथौड़े से पीटने पर क्या ना हो, टूटे ना। तीसरी चीज तन्य होती है। तन्यता का मतलब है कि पतले तार के रूप में उन्हें क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। और फिर विद्युत के क्या होते हैं, चालक, यानी इसमें बिजली क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है। और लास्ट ऊष्मा का भी चालक होता है। ऊष्मा का चालक का मतलब अगर जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे गर्म करना शुरू करा तो जो गर्मी है धीमे धीमे ट्रांसफर होकर आगे पहुंच जाएगी, तो इसको बोलते हैं ऊष्मा का चालन। तो ये सभी गुण किसके हैं, धातुओं के भौतिक गुण हैं ये। देखिए अब हम जानते हैं अधातुओं के भौतिक गुण, यानी अधातु के अंदर कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं चमक के बारे में। अभी हमने बताया था कि धातुओं में चमक पाई जाती है, जबकि अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। केवल एक आयोडीन ऐसी अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। किसमें, आयोडीन में। कभी कोई पूछने लग जाए, आयोडीन अधातु का काम करता है लेकिन उसमें चमक पाई जाती है, जबकि आयोडीन के अलावा बाकी जितनी भी अधातु हैं उनमें चमक नहीं पाई जाती। ठीक है। अब देखें कठोरता। तो जैसे आपको पता है कि धातु तो होती है कठोर, जबकि अधातु, ज्यादातर अधातु क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, कठोर नहीं होती। वो धातु क्या होती है, कठोर होती हैं, जबकि अधातु कठोर नहीं होती हैं। ठीक है। मोस्टली अधातु क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, कठोर नहीं होती, मुलायम होती है, सॉफ्ट। जैसे मान लीजिए हीरा, आपने देखो, जैसे सबसे पहले देखिए समझते हैं कोयला। तो कोयले का ही, कोयला भी कार्बन से ही बनता है, कार्बन का अपर रूप है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा, आगे हम बताएंगे। और हीरा, हीरा भी क्या है, कार्बन का ही अपर रूप है। लेकिन आप देखोगे कोयला थोड़ा सॉफ्ट होता है, जबकि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है सब पूरे संसार के अंदर। तो उसी प्रकार से हम जान लेंगे कि जितने भी ठोस हैं, जितनी भी क्या है हमारी धातु, वो सब कठोर होती हैं, जबकि अधातु कैसी होती है, कठोर नहीं होती हैं। ठीक है। अब देखिए अवस्था। ज्यादातर अधातु कैसी अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, यानी या तो गैस अवस्था में है या द्रव अवस्था में है, मोस्टली अधातु है। अघातवर्धिता देख लीजिए, जितनी भी अधातु हैं उनमें किसी में भी अघातवर्धिता का गुण नहीं पाया जाता है। यानी यदि हम अधातु को किसी हथौड़े से पीटने बैठ जाएं तो वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। उसी प्रकार से अधातुओं के अंदर तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता है। यानी अगर हम अधातुओं को क्या करना चाहें, एक पतले तार के रूप में बनाना चाहें तो हम उससे नहीं बना सकते। ठीक है। अब देखिए विद्युत के कुचालक। कुचालक मतलब इसमें बिजली नहीं बहती है। जितनी भी हमारी जो अधातु हैं उनमें हम चाहें कि इसमें होकर बिजली बह जाए तो ऐसा संभव नहीं है। अधातु में होकर किसी भी रूप में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ऐसी प्रकार से ऊष्मा के कुचालक, इनमें होकर ऊष्मा भी ट्रांसफर नहीं होती है, यानी ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह को प्रस्थान नहीं करेगी। किसके अंदर, अधातु के। ऐसा समझिए, देखिए मैंने आपको पहले बताया, जैसे मान लीजिए लोहे की छड़ है, अब लोहा धातु होता है, ठीक है, और एक हमने लकड़ी ले ली, बड़ी सी लकड़ी, कोई यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ अगर हमने इसको यहाँ गर्म करना शुरू करा, ये लोहा है मेरे पास, तो आप जब देखोगे गर्म होते होते, मान लीजिए गर्म तो केवल यहाँ पे करना है तो यहाँ पे गर्म होना चाहिए, लेकिन वो जो उसकी ऊष्मा है, ऊष्मा मानी जो गर्मी है, वो धीमे धीमे यहाँ तक पहुँच जाएगी आगे तक। तो इसका मतलब ये होगी ऊष्मा की सुचालक या ऊष्मा की चालक। ठीक है। अब ये मान लीजिए हमारी लकड़ी है, कोई लकड़ी पड़ी है मेरे पास, और मैं अगर इसको यहाँ पे गर्म करना शुरू करूँ या इसमें आग लगाऊं, तो जहाँ गर्म हो रही होगी वहीं पर गर्म रहेगी और यहाँ पे उसकी ऊष्मा नहीं ट्रांसफर होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो अधातु होती हैं वो विद्युत की भी कुचालक होती हैं और ऊष्मा की भी कुचालक होती हैं। अगला देख लीजिए इलेक्ट्रॉन। तो जो जितनी भी हमारी क्या है अधातु हैं,
वो सब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्या रखती है, प्रवृत्ति, यानी ये इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं, इलेक्ट्रॉन देती नहीं है। जबकि धातु उल्टा काम करती है, धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो ये सभी हमने सीख लिए अधातुओं के भौतिक गुण। देखिए अब हम सीखते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले धातुओं के रासायनिक गुण में हम सीखेंगे कि वायु के साथ क्रिया, वायु अर्थात ऑक्सीजन, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन रहती है। तो देखिए जब किसी धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तब हमें उस धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, धातु का ऑक्साइड। देखिए उदाहरण ये है 2Cu, यानी 2 मॉलिक्यूल यहाँ कॉपर के हैं। कॉपर क्या होती है, धातु होती है, और ये हमारी क्रिया कैसे हो रही है, इसकी ऑक्सीजन से। तो हमें प्राप्त हो रहा है 2CO अर्थात कॉपर का ऑक्साइड। तो जब किसी धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, उस धातु का ऑक्साइड मिल जाता है। अगला देखिए दूसरा रासायनिक गुण, जल से क्रिया, यानी किसी भी धातु की क्रिया यदि हम जल से कराते हैं, जल अर्थात पानी से कराते हैं, तब उस धातु का ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। आइए देखिए कैसे। यह है 2K अर्थात पोटेशियम, इसकी हमने क्रिया किससे करी है, जल के साथ। तो क्या बन जाता है, यहाँ से KOH बन जाता है और बन जाता है हाइड्रोजन गैस। अब हम जानते हैं इसका तीसरा रासायनिक गुण अर्थात अम्ल से क्रिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी धातु की क्रिया किसी अम्ल से कराते हैं तब हमें लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस बात को विशेष ध्यान से रखना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन विकल्प में लगभग कई बार पूछा गया है कि जब किसी धातु की क्रिया किसी अम्ल से कराते हैं तो कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो उदाहरण देख लीजिए, जैसे ये जिंक, ये है Zn, ये हमारी क्या है, एक धातु है, और ये HCl क्या है, हमारा अम्ल है। इसके हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं और क्या बन जाता है, ZnCl2। तो ये एक लवण का कार्य करेगा और ये बन गई हाइड्रोजन गैस। तो हमें समझ में आ गया कि जब किसी धातु की क्रिया किसी अम्ल से कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। देखिए इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर बच्चों को देखने में भी दिक्कत आती है। एक चीज़ और मैं बार बार आपसे कहता हूँ, वीडियो जब भी देखने बैठें आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि देखिए वीडियो को आप छोड़ कर थोड़ा बहुत देखोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं पक्की उम्मीद के साथ ये आपसे कह रहा हूँ कि आपके समझ में 100% आएगा। और जो भी 10th वाले आपके साथ के बच्चे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कर दिया करें, जिससे कि थोड़ी हमारी भी हेल्प हो सके और उन बच्चों की भी मदद मिल सके। तो ठीक है, फिर आज इतना ही वीडियो में रहने देते हैं, बाकी का आगे किसी अगली वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।